जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि गति के समीकरण क्या होते हैं और इन फार्मूलों का यूज हम लोग किस तरह के सवालों में करते हैं। आज इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, गति के समीकरण में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गुरुत्वाधीन अगर जब कोई बॉडी या तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए या ऊपर से पृथ्वी की ओर आता है, तब वहाँ पर किस तरह के हम फार्मूलों का यूज करते हैं, उनको हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला काम आप देख लीजिए। गति के तीनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख रखा है और गति के तीन समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे जो समीकरण में लिखे गए हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पे आता है वी। वी का मतलब होता है दोस्तों अंतिम वेग होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ए। ए का मतलब होता है दोस्तों त्वरण, ठीक है। त्वरण भी बोलते हैं और मंदन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, जब मंदन की बात आएगी तो वहाँ पे हम माइनस में लेंगे इसको, ठीक है। टी का मतलब होता है दोस्तों समय, टाइम। और यहाँ पे जो यस है, यस का मतलब होगा दोस्तों विस्थापन, और हम दूरी के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हुई दोस्तों। ये जो गति के समीकरण में जो फंक्शन यूज होते हैं उनके क्या क्या नाम है, उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। वी का मतलब होता है दोस्तों अंतिम वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, ए का मतलब दोस्तों त्वरण, टी का मतलब समय और एस का मतलब विस्थापन या दूरी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पहले समीकरण। तो पहला समीकरण कब यूज करेंगे? तो देखिए, पहले समीकरण में अंतिम वेग दिया है और प्रारंभिक वेग दिया, त्वरण और समय। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण दिया रहे और समय की बात करें तो हमको इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात आ जाए जब दूरी या विस्थापन की बात आती है तो हम इस फार्मूले को नहीं लगाते हैं, हम इन दोनों फार्मूले को यूज में लाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अंतिम वेग क्या होता है और प्रारंभिक वेग क्या होता है। देखिए, अंतिम वेग का मतलब यह होता है दोस्तों, अच्छा पहले अंतिम वेग ना समझ के पहले हम प्रारंभिक समझते हैं। देखिए, प्रारंभिक वेग का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कार है और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, रफ्तार से वो गति कर रही थी और अचानक से रोड पे ब्रेकर आ गया। तो जब ब्रेकर आता है तो दोस्तों क्या करेगा, वो जो ड्राइवर है वो ब्रेक लेगा। तो जब ब्रेक लेगा तो गाड़ी की स्पीड धीमी होगी। मान लेता हूँ गाड़ी की स्पीड कर दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझना ध्यान से, पहले स्टार्टिंग में गाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जैसे ही ब्रेकर को देखा तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा और गाड़ी की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कहने का मतलब स्टार्टिंग में कौन था, स्टार्टिंग में 80 है और अब लास्ट में कौन आ गया तो 20। तो हम इस स्पीड को, अर्थात इसको हम बोल देंगे प्रारंभिक वेग और इसको हम लोग बोल देंगे दोस्तों अंतिम वेग। अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि सवालों में ये आता है, जब कभी भी सवालों में दोस्तों विरामावस्था बोलेगा यानी स्टार्टिंग पोजीशन, तो विरामावस्था जब बोलता है तो उसमें प्रारंभिक वेग अर्थात यू का मान, देखिए मैं बता दूं विरामावस्था, विरामावस्था, ठीक है। विरामावस्था में क्या बोलना है, अगर विरामावस्था की बात आएगी तब तो इसमें जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है और अंतिम वेग जिस पे वो रहता है वही उसका अंतिम वेग होता है। विरामावस्था का मतलब यह है कि अगर कोई कार या कोई बाइक स्थिर अवस्था में फिर बाद में 2, 4, 10 मिनट बाद वो मान लेता हूँ कुछ न कुछ स्पीड में आ जाती है, तो विरामावस्था की बात बोलेगा तो उसमें प्रारंभिक वेग 0 रखना है आपको और अंतिम वेग जो स्पीड लास्ट में हुआ है वही आपका क्या है, अंतिम वेग है। कभी कभी कुछ सवालों में क्या होता है कि बोलता है कि गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही थी, अचानक से ब्रेकर देखने पर ड्राइवर ब्रेक मारा और गाड़ी की स्पीड, तो देखो अगर मान लीजिए ब्रेक मारा जाता है ना तो गाड़ी रुक जाती है, जब गाड़ी रुकती है तो स्पीड क्या होती है, 0 हो जाती है। तो देखो अगर मान लीजिए कोई गाड़ी 80 की स्पीड में थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, अचानक से ब्रेकर आया, फिर कोई इंसान उसी के आगे, गाड़ी के आगे आ गया, तो जाहिर सी बात है ड्राइवर ब्रेक मारेगा और जब ब्रेक मारेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब गाड़ी रुक जाती है तो उसका जो अंतिम वेग होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है,
वो जीरो हो जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी सवालों में अगर गाड़ी ब्रेक मार देती है तो उसका अंतिम वेग जीरो हो जाता है, और विरामावस्था की बात आएगी तो विरामावस्था में प्रारंभिक वेग जीरो रखते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों। आप जब सवाल पढ़ोगे तो सवाल में पहला काम तो ये आपको पॉइंट करना है, नोट ये करना है कि जो जो चीज़ें दिया है, अगर मान लीजिए बोला है कि एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, 2 मिनट बाद इतने की स्पीड में आ गई, तो बताइए इसका समय कितना लगा जाने में, ये है वो है, कुछ भी पूछेगा तो अगर प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में जो दिया है वो आपका प्रारंभिक वेग माना जाएगा, और लास्ट में जो होगा, जैसे स्टार्टिंग में 20 था बढ़ के 40 हुआ, इसका मतलब वही क्या है, आपका अंतिम वेग है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इतनी बातें गति के समीकरण के संदर्भ में आपको कंफर्म हो चुका होगा। गति के समीकरण में जो फंक्शन यूज होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं उनको हमने बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन का मतलब कि जब कोई बॉडी पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए या फिर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाती है, तब उस दौरान क्या क्या फार्मूला यूज होते हैं, इनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, फार्मूले सब यही रहेंगे, उसमें दो चीज़ें बदल जाते हैं। जैसे पहला नंबर ए, तो जो यहाँ पे जो त्वरण होता है दोस्तों, उसको हम लोग जी के स्थान में यानी जी लिखते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई बॉडी एक सरल रेखा में गति करता है तो वहाँ पे त्वरण काम करता है, और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे से ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे आता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वो कार्य करता है, तो वहाँ पे जी लगाया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे एक स्थान पे जी लग जाता है। और यहाँ पर जो यस है दोस्तों, यस होता है विस्थापन या दूरी, तो इसके स्थान पे हम लोग एच का यूज करते हैं। एच का मतलब यह होता है कि अगर कोई बॉडी सीधी मार्ग में गति करती है तो दूरी यानी डिस्टेंस कवर करती है। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे आता है तो वो हाइट कवर करता है। तो यस के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाइट। अब देखिए दोस्तों, माइनस कब लगाना है और प्लस कब लगाना है। देखिए अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, आपको पता है कि जो पृथ्वी होता है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है, अर्थात वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो गुरुत्वीय त्वरण लगाता है वो नीचे की ओर लगाता है। अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहे हैं। तो जब हम किसी के विपरीत जाते हैं दोस्तों तो हमारा जो वैल्यू होता है वो घट जाता है, और हम किसी के दिशा में जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुरुत्वाधीन गति। ठीक है, गुरुत्वाधीन गति में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रेविटेशन में इसमें आपको यस के स्थान पे एच लिखना है और ए के स्थान पे दोस्तों जी लिखना है। अब देखिए दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है, हम ये बात करेंगे कि जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है, ऊपर का मतलब विपरीत दिशा में, तो जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तब देखिए गति का समीकरण होगा क्या, तब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है विपरीत, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस मिलेंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। अब आप कहेंगे जी टी क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि एक स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, g लिखने वाले हैं। उसके बाद h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा हुआ जब गुरुत्वाधीन यानी ऊपर की ओर कोई बॉडी फेंकी जाएगी। फिर उसके बाद होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये फार्मूला तो होता है दोस्तों जब कोई बॉडी ऊपर की ओर जाती है। जब कोई बॉडी यानी जब वस्तु नीचे की तरफ आएगी, वस्तु कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो आपको पता है कि जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो वो गुरुत्वीय त्वरण के मतलब अधीन वो आएगी, यानी उसी की दिशा में आएगी। तो आपको पता है कि वो उसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखिए फार्मूले में क्या करना है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या प्लस कर दी, बाकी सब वही रहेगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों u प्लस जी टी, और h इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों u स्क्वायर प्लस 2gh। ये होता है फार्मूला। तो दोस्तों देखिए, ये आपके मेन फार्मूला मैंने पहले बता दिया, ये 6 फार्मूले यानी गुरुत्वाधीन गति के आधार पर इसको हमने उत्पन्न किया। तो देखिए दोस्तों, जब बॉडी नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तब आप इन फार्मूले को ध्यान रखिएगा। जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा तब आप इन फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब बॉडी ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाती है तो एक स्थान पे जी
और s के स्थान पे h लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चनों में इनको हम हल करेंगे। तो सवालों में यदि दोस्तों प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और विस्थापन दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, कुछ भी हाइट भी दे सकता है, ठीक है। तो जब ये सब कहानियाँ आपको दिया रहे तो समझ जाना कि हमको गति के समीकरण के फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप अपने एक्सरसाइज में देखिएगा किताबों को, तो वहाँ पे जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो पहला आपको पॉइंट ये नोट करना है कि जो भी चीज़ें आपके सवाल में दिया उसको साइड में आप नोट कर लीजिए। जब आप नोट कर लेंगे तो आपको इन्हीं फार्मूले से मतलब ट्राई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो फार्मूले हैं, तो आप पहला काम जितने भी पॉइंट रहेंगे उनको आप नोट करिए। उसके बाद इसमें से सर्च करिए कौन सा फार्मूला सक्सेस पड़ रहा है हमारे लिए। तो जो फार्मूला आपके लिए सक्सेस पड़े उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया है, हमने बस ये बताने का प्रयास किया है कि जो गति के समीकरण में जो फंक्शन होते हैं उनको क्या नाम होते हैं, उनके काम क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये बातें हुई दोस्तों। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी गति के समीकरण के संदर्भ में। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।